चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला, आसानी से मैंने 10th में भी अच्छी ग्रेड्स हासिल की, उसके बाद आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो ज़िंदगी में कभी ऐसा फेलियर नहीं देखा था, लेकिन यूपीएससी ने पहली बार मुझे बड़े बड़े फेलियर्स दिखाए। निश्चित रूप से मैम, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पिताश्री की तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वो तो एकदम खुशी से, उनकी आवाज़ में कंपन सा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह 2 बार जिस प्रकार से नहीं हुआ था, कहीं ये दोबारा फिर सैड ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने, और क्योंकि अगर मैं ऐसा अपने बैकग्राउंड को देखूँ और रिलेटिव्स को देखूँ, तो ऐसा कोई आईएएस अभी नहीं है, और हमारा बैकग्राउंड भी काफ़ी हम्बल। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। अभी जो चंद पंक्तियां मैंने बोली, इन्हें सच कर दिखाया है एटा के रहने वाले अजय यादव ने। जी हाँ, एटा के लिए ये काफ़ी गौरव का पल है, क्योंकि यूपीएससी क्रैक कर आईएएस रैंक हासिल करने वाले अजय यादव आज मेरे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई मुलाकात की तरफ से। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच के लायक समझा, मेरे साथ चीज़ें अपनी डिस्कस कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि अजय यादव से आईएएस अजय यादव बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र काफ़ी अच्छा भी रहा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आज सफल भी हुआ हूँ, लेकिन काफ़ी संघर्षपूर्ण भी रहा। जैसे कि मेरे 5 प्रयास हो चुके थे, तीसरा ये मेरा इंटरव्यू था, और हर बार मैं कहीं ना कहीं बाउंड्री से रह जा रहा था। जैसे कि 2019 के अटैम्प्ट में सिर्फ मैं 11 मार्क्स से रह गया था। इसी प्रकार 2020 में भी बिल्कुल मार्जिन से रहा था। तो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें, मुझे काफ़ी उसकी ज़रूरत पड़ रही थी उस समय, क्योंकि काफ़ी मैं डिप्रेसिव कंडीशन हो जाती है किसी साथ भी, ये नॉर्मल है जो बार बार फेलियर्स झेल रहा है। तो मुझे लगता है कि जर्नी काफ़ी मेरी अच्छी रही, काफ़ी खूबसूरत रही है। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जैसा कि मैं 10th में चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला, आसानी से मैंने 10th में भी अच्छी ग्रेड्स हासिल की, उसके बाद आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो ज़िंदगी में कभी ऐसा फेलियर नहीं देखा था, लेकिन यूपीएससी ने पहली बार मुझे बड़े बड़े फेलियर्स दिखाए। तो मुझे लगता है कि इससे मेरी पर्सनैलिटी और मैच्योर हुई है। मुझे यह समझ में आया कि फेल के बाद कैसे उठा जाता है। मैंने अपने नाम जो अजय, उसको भी सार्थक सिद्ध किया। आपने कहा कि आपका 5th अटैम्प्ट था, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, हमेशा ही होता है कि डीमोटिवेट होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि अब छोड़ दे, अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि अभी जो बच्चे जो ये खबर देख रहे हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ टिप्स दे सकें। निश्चित रूप से जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही है, और काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव रहे हैं, और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन काफ़ी आवश्यक होता है। जैसा कि कहा जाता है कि यूपीएससी एक स्प्रिंट रेस नहीं है, मैराथन रेस है, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। तो मेरे स्टडी के दौरान भी काफ़ी डिप्रेसिव मूवमेंट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय जो मेरे परिवारजन थे, जिस प्रकार से वह मुझे अक्सर मोटिवेट किया करते थे, जिसमें मेरी माता श्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरी सिस्टर हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे चाचा श्री, मेरे पिताश्री, उन्होंने भी अक्सर जब भी फ़ोन पे बात किया करते थे, कहते थे कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप हासिल कर लोगे। और क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है, इतनी आसानी से पार कर लेना, और ख़ासकर आईएएस के साथ, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, खुद पे इस चीज़ पे कभी भी डाउट मत आने दो कि मैं सफल नहीं होऊंगा। अपना प्रयास जारी रखो, जैसा कि मेरे केस में रहा कि मेरे प्रयास जारी थे। मैं हर दिन के साथ अपने आप को और बेहतर बना रहा था। जो भी कमियां आ रही थी उनको बहुत बारीकी से देख रहा था। किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस मैं अपनी लाइफ में नहीं ला रहा था, चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे बहुत अधिक रिलेटिव से बात करना हो, ऐसा कुछ भी जीवन में नहीं था। ऐसे लोग जो मुझे अक्सर मोटिवेट किया करते थे, जो पॉजिटिव एनर्जी दिया करते थे, वही मेरे आसपास रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये अकेला मेरा प्रयास नहीं है, एक सामूहिक प्रयास है। उनका इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, जिसका आड़ बस में सफल रहा। जो मैंने आपके बारे में जब आपके पिताजी से बात की, तो मुझे ये पता चला कि 3 साल की उम्र तक जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में रहे, वहाँ से फिर आपने कुछ सालों तक पढ़ाई की। तो उसके बाद का ये सफ़र कैसा रहा? जी मैम, मैं लगभग क्लास 3rd तक ग्रामीण क्षेत्र में रहा, और लगभग मैं क्लास 4 तक लगभग हिंदी माध्यम का एक छात्र भी था। लेकिन उसके बाद मेरे पापा श्री इधर एटा में शिफ्ट हुए। जिस प्रकार से मेरी परफॉर्मेंस रहती थी और जो मेरे अंदर एक शार्पनेस दिखती थी मेरे अध्यापकों को, तो उन्होंने कई बार मेरे पिताश्री से ये कहा कि इस बच्चे में एक क्षमता है, कुछ अच्छा कर सकता है। तो जिस कारण बस वह एटा में शिफ्ट हुए। उसके बाद मेरा एसएससी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन हुआ। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिस कारण बस उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि यह बच्चा आईआईटी को निकाल सकता है, इसके अंदर वह टैलेंट है और शार्पनेस है। उसके बाद मैंने 1 साल कोटा में कोचिंग की, जिस कारण से मेरा सिलेक्शन भी हुआ, आईआईटी दिल्ली में मेरी ग्रेजुएशन भी हुई। तो मुझे लगता है कि समय के साथ
जो मेरी पढ़ाई के प्रति जो मेरी एक विश्वास था, जिस प्रकार श्रद्धा से मैं पढ़ाई करता था और जिस प्रकार का विश्वास मेरे गुरुजनों को मेरे ऊपर था, तो मुझे लगता है कि उसने एक अहम भूमिका निभाई है। वह अक्सर मेरे माता पिता, क्योंकि वह इतने, खासकर मेरी माता श्री इतनी शिक्षित नहीं थी, तो वह जो जिस प्रकार की गाइडेंस मेंटरिंग प्रदान करते थे, तो मुझे लगता है कि इन सभी के प्रयास से एक ग्रामीण क्षेत्र के होने के बावजूद भी, अधिक संघर्ष होने के बावजूद भी मैं सफल हो पाया। जैसा आपने बताया कि आपका सिलेक्शन IIT दिल्ली में हुआ, तो फिर ये UPSC की तरफ आपका रुख कैसे हो गया? जी मैम, जैसा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से था, एक सेमी अर्बन एरिया से था, तो मुझे अक्सर UPSC के बारे में मुझे लगता है कि पहली बार मुझे जानकारी IIT में ही मिली थी। मुझे इसका कोई एक्सपोजर नहीं था कि एक IAS और एक IPS की जॉब में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कैसे यह बने जाते हैं। अक्सर सुनते थे कि DM, SSP, कप्तान, इन शब्दों को, लेकिन कैसे बनते हैं इसकी जानकारी मुझे सबसे पहले मुझे IIT में ही प्राप्त हुई। मेरे जो मेंटर थे अभिषेक मीना, वह बाद में IAS बने, उनका काफ़ी इसमें इन्फ्लुएंस रहा। उन्होंने बोला कि हम अगर IAS बने, IPS बने, तो निश्चित रूप से बड़े स्तर पे जाके देश के लिए, समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज सिविल सर्विसेज में मिलती हैं, उससे हम बड़े स्तर पे जो समस्याएं हमने खुद के जीवन में झेली हैं, हम ऐसे प्रयास कर सकते हैं कि नई जनरेशन या फिर जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वह उन समस्याओं को ना झेलें। तो मुझे लगता है कि मैम, जिस प्रकार का मेरा अनुभव रहा जीवन में और जिस प्रकार की मुझे IIT में एक गाइडेंस और एक मेंटरिंग प्राप्त हुई, जिसने समय के साथ मेरा रुझान था वो सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है कि जो UPSC के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो घंटों पढ़ाई करते हैं, मतलब 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम, निश्चित रूप से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हम देखें तो लगभग हर साल 7 से 8 लाख बच्चे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जिस प्रकार से सिर्फ IAS में 180 सीट्स होती हैं, IPS में अराउंड 200 सीट्स होती हैं, तो निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत ही टाइट है यहाँ पर। और कई बार देखा जाता है कि जो टॉपर्स हैं वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए भी इसे बार बार इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो निश्चित रूप से पढ़ने की इसमें काफ़ी आवश्यकता है। अगर मैं अपनी खुद का अनुभव बताऊं तो लगभग 10 से 12 घंटे पिछले 4 साल से मैंने लगातार पढ़ाई की है, और अगर प्रीलिम्स मेंस के टाइम पे लगभग ये घंटे काफ़ी बढ़ जाते थे, 14 से 15 घंटे हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी ही पढ़ाई नहीं है, अगर मैं मेरे साथ जो और भी जो मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी भी लगभग यही स्टडी रहती थी। 10 से 12 घंटे एक नॉर्मल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डिमांड ऐसी हो और इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट करना हो, इतना एक्सट्रीम कंपटीशन हो, तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? अगर मैं UPSC की बात करूं तो जैसा कि GS के सब्जेक्ट सभी के कॉमन रहते हैं, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। जी, जब आपका इंटरव्यू हुआ उस पल में ऐसा कोई सवाल जिस पर ऐसा लगा कि शायद इस वजह से इस बार भी सिलेक्शन ना हो पाए? मैम, अगर मैं बात करूं तो इस बार मेरा UPSC में खासकर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। जो हॉनरेबल प्रीति सुदान मैम है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने काफ़ी प्रशंसा भी मेरी की थी। जिस प्रकार से उन्होंने देखा था कि एक कमज़ोर वर्ग से और एक कमज़ोर बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, और जिस प्रकार से मैं उस समय कार्य भी कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया था कि मैंने IIT से ग्रेजुएशन की है, BTech प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। लेकिन अगर मैं एक मोमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा डाउन मोमेंट नहीं था इंटरव्यू में, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने आंध्र प्रदेश में सीत्रा टेक्सटाइल पार्क के बारे में सुना है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा डाउन हो गया था, जिसका आड़ बस मैम ने कहा था कि अजय, मुझे लगता है ये तुम्हें पता होना चाहिए था। ऐसा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था, और कई बार उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था इंटरव्यू के दौरान। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मेरा अनुभव था वो काफ़ी अच्छा था। जब रिज़ल्ट आया और जब पता चला कि सिलेक्शन हो गया है, वो पल कैसा था? निश्चित रूप से मैम, क्योंकि 2 बार से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2 बार से मैंने PDF में अपना नाम देखा था, नहीं था, तो इस बार भी मैं काफ़ी नर्वस था। इवन PDF आने के बाद उसे खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त इतने अच्छे थे, उन्हें पता था कि मैं बहुत आज नर्वस होऊंगा, तो उन्होंने PDF खोल दी थी, और मैंने उनसे कहा था कि अगर वो है मेरा नाम पहले देख लें तो स्टार्टिंग में मुझे कॉल करना स्टार्ट करें। तो कई फ्रेंड्स के कॉल आना स्टार्ट हो गए थे, और कईयों के मैसेज आ गए थे कॉन्ग्रेचुलेसन से, जिससे कि मुझे ये निश्चित हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी रैंक बताई, जो मैंने देखा बाद में PDF खोल के, जिस कार्ड बस मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, अब मेरा आसानी से IAS हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैम वह मूवमेंट काफ़ी मेरे लिए खुशी का था,
और उसके बाद ही क्योंकि मेरी माता श्री का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वह कम शिक्षित होने के बावजूद भी जिस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वह अक्सर हमें सुबह जगाती थी, जिस कारणवश मैंने भी ये पहले ही ठाना था कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो सबसे पहली खुशखबरी मैं अपनी माता श्री को ही दूंगा, जिस कारण सबसे पहला फ़ोन भी मैंने उन्हीं को ही किया था। माता श्री का बार बार आप नाम ले रहे हैं और आपने ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि स्कूल में ऐसा कहा जाता था कि बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, इसलिए पिताजी एटा शिफ्ट हो गए। तो जब माता पिता को ये पता चला तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी उस वक्त का वो पल कैसा था, उस वक्त माहौल कैसा था? निश्चित रूप से मैम, जहाँ तक मुझे याद है मेरे पिताश्री की तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, वो तो एकदम खुशी से उनकी आवाज़ में कंपन सा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह 2 बार जिस प्रकार से नहीं हुआ था कहीं ये दोबारा फिर सैड ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने, और क्योंकि अगर मैं ऐसा अपने बैकग्राउंड को देखूँ और रिलेटिव्स को देखूँ तो ऐसा कोई IAS अभी नहीं है और हमारा बैकग्राउंड भी काफ़ी हम्बल है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिस कारण बस वह काफ़ी इमोशनल हो गए थे, उनके आंसू भी आ रहे थे। मैं वीडियो कॉल जब उनसे की थी तो मुझे लगता है कि मैम वो वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ है, जिसे मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। जी, और ऐसे ही मोमेंट के लिए काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। इस बात के लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मेरे जीवन में संघर्ष रहे, ग्रामीण क्षेत्र से था, एक कमज़ोर वर्ग से था, उसके बाद सही प्रकार की मेंटरिंग नहीं थी, मुझे सही प्रकार से सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी दिल्ली में ही प्राप्त हुई। अगर मैं इस बैकग्राउंड से आके सफल हो सकता हूँ, कई बार फेल होने के बाद सफल हो सकता हूँ और एक साधारण छात्र होने के बाद सफल हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें जो हर स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ में जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है अगर फॉलो कर ले, पहला तो कंसिस्टेंसी है कि उसे 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना है। दूसरा, सही प्रकार की गाइडेंस, वह उन्हीं छात्रों के लिंक में रहे जो सही प्रकार की गाइडेंस लेते हैं, या फिर ऐसे टॉपर्स या ऐसे सीनियर्स जो सही प्रकार की गाइडेंस दे रहे हैं उनसे वह अक्सर बात करता रहे, ताकि उसकी दिशा कभी ना गड़बड़ हो, ताकि उसके अटैम्प्ट्स कभी भी ख़राब ना हो। तीसरा, मुझे लगता है कि वह किसी ना किसी को अपना इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का जरिया बनाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, इसमें मल्टीपल फेलियर्स होने के चांस हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि कोई आपके साथ रहे जो आपको मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको आपकी काबिलियत के बारे में बता सके। तो मुझे लगता है कि अगर यह सभी 3 कदमों को सही प्रकार से किया जाए तो जिस प्रकार से मैं सफल हुआ हूँ, कोई भी अभ्यर्थी सफल हो सकता है। आपके लिए वो मित्र कौन रहा जिसने आपको मोटिवेट किया? तो मुझे लगता है कि मैम, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिसमें कि दिनेश अटल हैं, विजेंद्र मीना हैं, केशव है, इसके अलावा सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वह मेरी माता श्री का और मेरी सिस्टर का रहा है। वो अक्सर शाम को 8:30 बजे मुझसे बात किया करते थे और मुझे लगता है कि हर दिन उन्होंने बोला है कि तुम बनोगे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम आसानी से इसे प्राप्त कर लोगे। और जो उनका मुझ पर एक अटूट विश्वास था, तो मुझे लगता है कि मैम वह एक बहुत बड़ा जिसका एक कारण रहा है आज मेरे सफल होने में भी। अजय यादव जी को सिर्फ मुलाकात की टीम ही नहीं बल्कि पूरे एटा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन कर दिया है। और देखिए, जैसा इन्होंने अपने बारे में बताया कि संघर्षों से डरे नहीं, लड़े डटे और आज 276 रैंक हासिल कर IAS बने। तो देखिए, इनका जीवन भी बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक है। नमस्कार।